नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे। मैं परेश कुमार सिन्हा उपस्थित हुआ हूँ आज की क्लास में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिहार स्टेट 2026 यानी आज जो वीडियो है वो बिहार स्टेट 2026 पेपर 2 11th-12th के लिए है। यानी अगर आप हिंदी के पेपर 2 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण, यानी हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण जो फर्स्ट टॉपिक है उसी पे ये वीडियो है। और यहाँ से आपका 1 से 3 प्रश्न जो है अनिवार्य हो जाता है। यानी ये वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका 1 से लेकर के 3 नंबर तक आ सकते हैं। यानी कम से कम तो 1 नंबर तो जरूर रहेगा, अधिक से अधिक 3 नंबर या उससे अधिक भी हो सकता है। तो आज का जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर है, यानी आज हम लोग प्रथम लेक्चर को कर रहे हैं। इसके बाद लगातार जो है आपकी कक्षाएं चलती रहेगी। यानी आज जो है पहला लेक्चर हम कर रहे हैं, यानी आज का जो लेक्चर है पहला लेक्चर है, यानी आज से क्लास आपका शुरुआत हो गया है। तो आपका जो है लाइव क्लास में कुछ दिक्कतें हो रही थी, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको लाइव क्लास के समय पे लगाया जाएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट, ये सब सभी चलता रहेगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो 9 बजे आप लोग रात्रि में सभी लोग जुड़ जाइएगा और समय से जुड़ करके वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का जो है टॉपिक उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। और आपके सामने देखिए आज का जो है टॉपिक आ गया है, यानी हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन व नामकरण। यानी हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के कार्य विभाजन को देखते हैं। यानी हिंदी साहित्य का जो कार्य विभाजन है उसके बारे में किन विचारों का क्या मत है और कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कार्य विभाजन और विभाजित साहित्य का नामकरण साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। यानी कार्य विभाजन करना, साहित्य का नामकरण साहित्य का सबसे बड़ा समस्या रहता है। साहित्य के नामकरण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अब क्या कहते हैं जरा सा देख लेते हैं। तो ये लिखते हैं कि सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यानी ये कहते हैं कि आप आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर ये सब में बांट दीजिएगा और किसके अंतर्गत कौन सी रचना की प्रचुरता इसको नहीं देखना, तो ये जो है साहित्य के अंतर्गत नहीं, वो साहित्य नहीं बन सकता है, ये इनका कहना है। डायरेक्ट यहाँ से ये पंक्ति भी पूछा जा सकता है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वारा अपने नामकरण जो किए हैं उसके संदर्भ में लिखते हैं कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के आधार पर किया गया है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट पंक्ति पूछ देगा कि आखिर ये पंक्ति किनका है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। या फिर पूछेगा किसने ये कहा है कि कार्य विभाग के अंदर जिस विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता पर है उसी पे जो है उसका नामकरण किया गया, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। तो इन सारे बिंदुओं को अगर देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि प्रश्न में जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ते चलना है और जितने भी चीज़ों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे उसको आप अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और मेरे जितने भी क्लास हो रहे हैं सभी को आप अच्छे से कर देते हैं तो आपका 100% है कि रिजल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने नामकरण का आधार एक विशेष काल में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता को आधार माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में कार्य विभाजन के लिए प्रायः 4 पद्धतियों का आलम्बन लिया गया है। यानी 4 जो पद्धति है उसी का आलम्ब जो है लिया गया है। पहली पद्धति के अनुसार जो है संपूर्ण इतिहास का विभाजन 4 युग अथवा 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है।
अब देखिए पहला जो है इसके आधार पर देखते हैं कि इतिहास को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आपका यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा 4। आपको पूछ देगा कि 4 खंडों को बांटा गया उसको क्रम अनुसार सजाइए, तो आदि, भक्ति, रीति, आधुनिक हो जाएगा, ये जो आपका कार्यक्रम है। या फिर पूछ सकता है कि रीति काल के ठीक पहले की जो काल विभाजन अवस्था है वो क्या है, तो भक्ति काल है। तो इस तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए कहा जा रहा है इसके बारे में कि साहित्य के काल विभाजन करने की पद्धतियों के अपने अपने गुण दोष हैं, परंतु यहाँ भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही श्रेष्ठकर है, यानी जो सभी का मत है वही सबसे ज्यादा जो है श्रेष्ठकर है। अब देखिए यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन का सबसे पहले इन्होंने ही काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और नामकरण को देखते हैं। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गरसा दातासी से होती है, यानी हिंदी साहित्य का जो लेखन की परंपरा का जो शुरुआत होता है वो किससे होता है, गरसा दातासी से होता है। लेकिन काल विभाजन और नामकरण का जो प्रयास किया गया है पहला, वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। ये अंग्रेजी भाषा में किया था, यानी जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो अंग्रेजी भाषा में लिखे थे, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन का जो है अंग्रेजी भाषा में किया गया है। ग्रियर्सन का काल विभाजन इस प्रकार है, ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है वो इस प्रकार है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए चारण काल है, यानी 700 से 1400 ईस्वी तक। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण है। तीसरा में मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य है। चौथा में ब्रज का कृष्ण काव्य है। 5वां में मुगल दरबार है। 6ठा में तुलसीदास है। और आगे बढ़ते हैं तो 7वां में रीति काव्य है। तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती हैं। 9वां में 18वीं सती है। 10वां में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां और अंतिम में है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये 11 भागों में डिवाइड किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और सभी का नामकरण दिया। अब आपको पूछ सकता है ब्रज का कृष्ण काव्य किसने जो है अपना काल विभाजन में नामकरण किया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन और नामकरण है। मिश्र बंधुओं ने अपने संपूर्ण साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह किस के साहित्य को कहा गया है, तो मिश्र बंधुओं ने जो मिश्र बंधु विनोद लिखा है उसी को कहा है। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास के विभाजन के लिए संवत काल को चुना है, ईस्वी को नहीं चुना है, संवत को चुना है। जैसे ये जो है पहला आरंभिक काल मानते हैं, इसको भी 2 भाग दिए हैं, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। माध्यमिक काल में भी पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक है। तीसरा में अलंकृत काल है, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत। चौथा में देखिएगा परिवर्तन काल है, और 5वां में जो है वर्तमान काल है। तो ये 5 भागों में जो है डिवाइड किया है। यहाँ पे आप देखिएगा संवत है, सबका जो है संवत है। तो ये ईस्वी सन भी ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ईस्वी सन भी पूछा जाता है, लेकिन इनका ईस्वी सन नहीं पूछा जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण। तो ये जो है अपने इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो है वीरगाथा काल, ये नाम दिए हैं, जिसको आदिकाल कहा जाता है। इसका जो है संवत 1050 से 1375 तक है। दूसरा में भक्ति काल है, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा गया है, इसका संवत 1375 से 1700 है। और तीसरा में जो है उत्तर मध्यकाल है, संवत 1700 से 1900 तक। और अंतिम में है गद्य काल, जिसको आधुनिक काल कहा जाता है, 1900 से अब तक। ये सभी संवत में है। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी आपको ईस्वी में दे देगा, तो 1050 ईस्वी यहाँ पे दे देगा और कहेगा कि 1050 ईस्वी किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल का ईस्वी में नहीं है, संवत में, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप संवत को देखिएगा तो संवत में आप जो है 57 वर्ष माइनस कीजिएगा। 57 वर्ष जब माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 57 वर्ष माइनस कीजिएगा तो आपका ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा।
यानी जो भी संवत में होगा 57 वर्ष माइनस कर दीजिएगा तो ईस्वी में हो जाएगा, और ईस्वी में 57 वर्ष प्लस कर दीजिएगा तो आपका संवत में हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पिछला स्टेट में देखिए पूछा गया था कि आधुनिक काल को गद्य काल नामकरण किसने किया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले पूछा गया था कि रीतिकाल को एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल किसने दिया है, तो ये रामचंद्र शुक्ल दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए है हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन और नामकरण। ये भी जो है पूरी सदी को माना है, यानी संवत के स्थान पे पूरी सदी माना है। जैसे आप देखिए आदिकाल है संवत 1000 से 1350 तक, भक्ति काल का 1350 से 1700 तक, रीतिकाल को 1700 से 1900 तक, आधुनिक को 1900 से अब तक, यानी लगभग जो है रामचंद्र शुक्ल का ही ये भी पालन करते हैं, और ये आदिकाल को आदिकाल कहा है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए राम कुमार वर्मा का है तो प्रारंभिक काल है जिसको दो भागों में संधि काल और चालन काल नाम दिया है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। तो ये पूछा जा सकता है कि संधि और चालन काल, आदिकाल को संधि और चालन काल किसने कहा है, तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। आगे देखिए श्याम सुंदर दास का काल विभाजन है, तो ये बीरगाथा काल को बीरगाथा युग देते हैं, भक्ति काल को भक्ति युग नाम देते हैं, और रीति काल को रीति युग, नवीन विकास युग जो नाम देते हैं वो आधुनिक काल को नवीन विकास युग देते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। आगे देखिए गणपति चंद्रगुप्त का है तो इनका ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन प्रारंभिक काल या उन्मेष काल इसको कहा है। प्रारंभिक काल या उन्मेष काल कहा है आदिकाल को, पूर्व मध्यकाल या विकास काल कहा है भक्ति काल को, उत्तर मध्यकाल को चरमोत्कर्ष काल कहा है, और आधुनिक को आधुनिक भी कहा है। अब देखिए राम खेलावन पांडे का है तो ये पीडीएफ आपको भेजा जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये संक्रमण काल माना है, ये 5 भागों में जो है डिवाइड किए हैं, तो ये बहुत कम पूछा जाता है नहीं। उसके बाद देखिए राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, तो ये सभी का जो है काल विभाजन है। डॉक्टर देखिए नागेंद्र का है, तो ये सब बहुत कम पूछा जाता है। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ पूछा जाता है जो कार्यों का नामकरण है, जो कार्यों का नामकरण है ये ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए हिंदी के विभिन्न विद्वान एवं आलोचकों ने अपने अपने हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तकों में हिंदी साहित्य के विभिन्न कार्यों का नामकरण किया है, जो इस प्रकार है। अब देखिए नामकरण जो किया गया है वो यहाँ पे आप देखिएगा कि दिया गया है। तो जो नामकरण है उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो जो जहाँ ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए कहा गया है कि आदिकाल का जो नामकरण है उसके आधार पर देखिए, तो आदिकाल को चालन काल किसने कहा है, तो जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल किसने कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने। बीजवपन काल किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आगे देखिए आदिकाल को बीरगाथा काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि और चारण काल किसने कहा है, राम कुमार वर्मा ने। आगे देखिए और है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को जयकाल किसने कहा है, रामन शंकर शुक्ल रसाल ने। आदिकाल को अधर काल किसने कहा है, सुमन राज ने। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है, तो धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। और आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है, वासुदेव सिंह ने कहा है। तो ये सारे जो आदिकाल के नामकरण है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। उसको देखिए भक्ति काल का नामकरण है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज गिरियर्सन कहते हैं भक्ति काल को। लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक जागरण काल डॉक्टर रामविलास शर्मा, और भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल जो है भक्ति काल को नामकरण किए हैं। अब देखिए आगे बढ़िएगा, तो रीति काल का नामकरण है, तो रीति काल को अंधकार काल किसने कहा है, त्रिलोचन ने। करा काल किसने कहा है, रामशंकर शुक्ल रसाल ने। रीति काल को उत्तर मध्यकाल या रीति काल किसने नाम दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने। रीति काल कहा है जॉर्ज गिरियर्सन ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। और अंत में श्रृंगार काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो श्रृंगार काल ज्यादा पूछा जाता है, या फिर पूछा जाएगा रीति काल को रीति काल नामकरण किसने किया है, तो रीति काल का रीति काल नामकरण रामचंद्र शुक्ल किए हैं। जॉर्ज गिरियर्सन का बहुत कम पूछा जाता है, आपका रामचंद्र शुक्ल रहेंगे तो वही सही हो जाएगा। आगे देखिए आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है।
आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। प्रेम काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आधुनिक काल को आधुनिक काल राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। तो ये आपका आधुनिक काल का नामकरण था। तो यही आपका हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ आते हैं तो प्रश्न कैसे पूछता है उसको हम लोग देखते चलते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं देखिएगा पता नहीं चलेगा कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। अब देखिए कहा गया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। यानी आदिकाल यानी चारण काल का समय जो है कब से कब तक माना है आपको बताना है। तो ऊपर हम लोग देख रहे थे कि सन 700 से 1400 को माना है। विकल्प आपका जो क है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक एक चीज को अच्छे से देख करके और जो आपका होगा हाईलाइटर मार्कर उससे करते जाइएगा, क्योंकि बेहतरीन आपका है। यहाँ आप कंप्लीट कर देते हैं इसको तो आपका 1 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए कहा गया है कि मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। तो ये जो आदिकाल का समय माना है 700 से 1444 विक्रम संवत तक माना है। मिश्र बंधु ने संवत में माना है। आगे देखिए किसने हिंदी का उदय संवत 1050 ईस्वी से माना है। तो 1050 ईस्वी से किसने माना है? अब देखिए 1050 ईस्वी संवत है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर सिर्फ ईस्वी रहता तो ये गलत हो जाता। संवत ईस्वी में किसने 1050 से माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का जो शुरुआत होता है कितना ईस्वी से होता है। तो लगभग 1000 ईस्वी से जो है हिंदी साहित्य का जो है उद्भव माना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 1050 में अगर 57 माइनस कीजिएगा तो आपका जो होगा 993 आपका आएगा, लेकिन वही 1000 के आसपास है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है। तो भक्ति काल का जो समय माना है वो कब से कब तक माना है? तो 1375 संवत से 1700 संवत तक माना है। विकल्प ग आपका सही हो जाएगा। 1375 से 1700 तक। आगे है रामचंद्र शुक्ल ने जो रीति काल है उसका समय कब से कब तक माना है। तो 1700 से जो है 1900 विक्रम संवत तक माना है। तो ये आपका घ सही हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको अच्छे से करना होगा। देखिए पिछले बार ये प्रश्न आया था इस 2025 में कि किसने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब देखिए डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा गया था। तो मेरे जितने भी क्लास हैं, चाहे प्रैक्टिस सेट हैं, प्रीवियस सेट हैं, उसको आप अच्छे से 1-2 बार कीजिएगा तो आपका 80 से 85 नंबर बहुत आराम से चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 1-2 बार अच्छे से पढ़िएगा तब, क्योंकि आपका जो प्रश्न है जितने भी बनते हैं मेरे पढ़ाए हुए क्लास से ही बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा तब आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। तो आदिकाल का समय ये भी लगभग वही मानते हैं, यानी संवत 1000 से 1350 तक मानते हैं। तो विकल्प का आपका सही हो जाएगा। आगे है मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल या नीतिक काल का समय कब से कब तक माना है। तो मिश्र बंधु जो है संवत 1681 से 1889 विक्रम संवत तक माना है। विकल्प ख सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत कम पूछा जाएगा। अब देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जो है भक्ति काल का समय सन 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी में माना है। ध्यान में रखिएगा, ये ईस्वी में माना है, संवत में नहीं है इनका। आगे देखिए गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। तो ये जो मानते हैं आदिकाल का 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानते हैं। ये इनका जो है ईस्वी सन में है। आगे है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है। तो आपको ऊपर बताया गया था कि आदिकाल को आदिकाल कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो विकल्प ख आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न रहेंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 इस पे आप 299 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है
पूरा नोट्स यानी हिंदी का संपूर्ण नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट आपको दे देंगे, जिसको आप 1-2 बार पढ़िएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आगे है आदिकाल को वीरगाथाकार किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथाकार किसने कहा है? आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, आदिकाल को वीरगाथाकार कहने वाले राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जेलियस, ये सब कोई नहीं है, ये सब कोई नहीं है। इसको जो है रामचंद्र शुक्ल कहे हैं ना, रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो विकल्प घ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं, विकल्प घ आपका जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल किसका दिया हुआ नाम है? तो आदिकाल को जो बीजवपन काल दिया हुआ नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का दिया हुआ नाम है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है। और देखिए ऐसे प्रश्न जो हिंदी जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है तो वो नहीं जानेंगे, लेकिन जो हिंदी पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए ये सब कोई कठिन नहीं है, बहुत बार आप देखे होंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी जानते हुए आप गलत बना देते हैं। जैसे आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? यानी आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? तो प्रारंभिक काल नाम दिया है, विकल्प घ सही हो जाएगा, प्रारंभिक काल नाम दिया है। आदिकाल को किसने चारण काल कहा है? तो देखिए आदिकाल को चारण काल कहने वाले कोई और नहीं, जॉर्ज गिलियर्सन थे ना, जो 700 से 1444 तक मानते हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है आदिकाल को सिद्ध सामंतकार किसने कहा है? तो सिद्ध सामंतकार जो कहने वाले हैं वो राहुल सांकृत्यायन है, यानी राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंतकार कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल यानी स्वर्ण युग, काल के जगह पे युग भी हो सकता है, तो स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किसने कहा है? तो ये कहने वाले कोई और नहीं, जॉर्ज गिलियर्सन है, यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जॉर्ज गिलियर्सन ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को एक अन्य नाम क्या दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल जो है भक्ति काल को एक अन्य नाम क्या देते हैं? तो भक्ति काल को नाम देते हैं पूर्व मध्य काल। एक अन्य नाम क्या दिया है? तो पूर्व मध्य काल नाम दिया है भक्ति काल को, विकल्प ख जो है आपका सही हो जाएगा। आगे है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को एक अन्य नाम क्या दिया है? तो क्या नाम दिया है? उत्तर मध्यकाल नाम दिया है रीतिकाल को, यानी मध्यकाल को 2 भाग में बांटा है, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल, और दोनों के लिए रीतिकाल और भक्तिकाल अलग अलग नाम सजेस्ट किया है, तो विकल्प ग आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? यानी रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले कौन है? ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो आप लोग खुद बताइए कि किसने कहा है? तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है ना, तो विकल्प क आपका सही हो जाएगा। आगे है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल जो नाम देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, रमाशंकर शुक्ल रसाल रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिए हैं कलाकाल, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो यही सब प्रश्न रहता है, कोई ज्यादा कठिन नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को अंधकार काल कहने वाले त्रिलोचन है, त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो गद्य काल नाम दिया है, गद्य काल, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को वर्तमान जो काल है वो नामकरण किसने किया है? तो मिस्र बंधु ने किया है, विकल्प ख सही हो जाएगा, मिस्र बंधु ने वर्तमान काल नामकरण किया है। आगे है, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 ईस्वी से माना है? तो संवत 1050 ईस्वी से रामचंद्र शुक्ल जो है इसका प्रारंभ माने हैं, विकल्प घ आपका सही आंसर हो जाएगा।
आगे है आदिकाल को चारणकार किसने कहा है? तो आदिकाल को चारणकार किसने कहा है? ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है स्टेट में, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। ग्रियर्सन ने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीतिकार को कलाकार किसने कहा है? तो रीतिकार को कलाकार किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। विकल्प ख आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को प्रवृत्ति के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया है? तो प्रवृत्ति के आधार पर उत्तर मध्यकाल का जो नामकरण किया है वो क्या नामकरण किया है? तो रीतिकार नामकरण किया है। विकल्प घ आपका सही आंसर हो जाएगा, रीतिकार नामकरण किया है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया है? ये देखिए बिल्कुल नए तरीका से प्रश्न पूछा गया है। तो इन्होंने जो नामकरण किया है वो कुल 12 पुस्तकों के आधार पर इसका नामकरण किया है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, 12 पुस्तकों के आधार पर इसका नामकरण किया है। आदिकाल को विज्ञापन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दिया है? तो प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। प्रारंभिक काल को ये क्या नाम दिए हैं? आदिकाल बोले हैं। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण में किसने मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य नामकरण किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य जो नामकरण किया गया है किसने किया है? तो ऊपर में हम लोग देखे थे मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, जॉर्ज ग्रियर्सन का दिया हुआ है ब्रज का कृष्ण काव्य भी देखिए। तो ये सब जो 2-3 नाम है ज्यादा पूछे जाते हैं, तो विकल्प का सही हो जाएगा। तो आज आप लोग का जो लेक्चर था बहुत छोटा सा टॉपिक था, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक में हम देखते चलेंगे और आपका क्लियर होता चलेगा। बाकी कुछ कुछ जो चीज़ें यहाँ से छूट जाएगा उसको प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आपको बताना है, क्योंकि हम लोगों को विद्वान नहीं बुद्धिमान बनना है और एग्जाम को क्रैक करना है। ये बात को दिमाग में रखिएगा। अन्यथा पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हम लोग को बुद्धिमत्ता से एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम के लिए ही हमको पढ़ना है, क्योंकि आप लोग एमए किए हुए हैं तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, ज्ञान बहुत है, लेकिन हम लोगों को जो है बुद्धिमत्ता से एग्जाम को निकालना है। तो उसी की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 इस पे आप 299 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करवा देंगे। प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रीवियस सेट रहेगा, और जितना हम प्रैक्टिस सेट देंगे प्रीवियस सेट देंगे उसका उतना बना दीजिए, आपका इनफ है एग्जाम के लिए। क्योंकि आप देखिएगा कि जितने भी प्रश्न हैं आप खुद देखिएगा मेरे नोट से, प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न है आप बनाइएगा, खुद बन जाएगा। तो पहले नोट्स को पढ़ लीजिएगा अच्छा से सभी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट या सेट को बनाइएगा, जिससे कि आपका हौसला बना रहे और आपका पता चल सके कि आपका कौन सा क्वेश्चन कम है। तो उसको ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से 1-2 बार 3 बार पढ़ना है, आपका उसी में तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद।